हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये स्कूल बटे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जूरिस्ट हैं उनका लॉ को लेके अलग अलग ओपिनियन था। जिनके थोड़े सिमिलर से व्यूज थे उनको हमने एक स्कूल में डाल दिया और ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने स्कूल्स बांटे। तो जो नेचुरल लॉ स्कूल वाले हैं उनका ये मानना है कि जो लॉ है वो मोरालिटी पे बेस्ड है। जो लॉ का ओरिजिन है, जो लॉ के अगर हम रूट्स देखें तो वो भगवान से आता है लॉ, है ना। और वहीं पे जो एनालिटिकल स्कूल वाले थे वो क्या मानते हैं कि जो लॉ है वो सॉवरीन से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डियास ने एक बात बोली, देखो जूरिस्ट का नाम गलत प्रोनाउंस हो रहा हो तो सॉरी फॉर दैट। तो डियास ने एक बात बोली कि नेचुरल लॉ वो लॉ है जो कि हमारे अंदर से जो इनहेरेंट वैल्यूज है ना वहां से आता है। कैसे मतलब किसी और से फर्क नहीं पड़ता है, जो लॉज है वो रहेंगे। मतलब हम ह्यूमंस कैसे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो लॉज तो इंडिपेंडेंट रहते हैं सबसे। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूं तो मतलब ये नेचुरल लॉ वो लॉ होते हैं जो कि यूनिवर्सल रहते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया है, यूएस है, यूके, हर जगह सेम होगा। समझ रहे हो। और एक ऐसी चीज है जो कि ऐसा मतलब नेचुरल लॉ स्कूल वालों के मानना है कि जितने भी ह्यूमंस है हर ह्यूमंस के अंदर एक रीजनिंग होती है। वही रीजनिंग जो है वो नेचुरल लॉ होती है। मतलब अंदर एक हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, कि नहीं ये सही है वो गलत है, वही एक्चुअली में लॉ होता है। ठीक है, नेचुरल लॉ स्कूल वाले ये मानते हैं। फिर कोहन ने अपना व्यू रखा नेचुरल लॉ को लेके। ये कहा कि नेचुरल लॉ बेसिकली वो लॉ नहीं है जो कि मतलब किसी ने बना दिया या फिर कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया, नहीं, बल्कि ये है कि जूरिस्ट और जजेस का किसी मैटर को लेके क्या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ना, उनका इंसाइट क्या कह रहा है, वो है एक्चुअली में नेचुरल लॉ। तो थोड़ा सा और नेचुरल लॉ को समझते हैं। देखो जूरिस्ट को पहले मतलब जूरिस्ट की स्टडी करने से पहले आप पहले इस स्कूल का थॉट प्रोसेस समझो कि लोग कैसे सोचते हैं, फिर आप जूरिस्ट अपने आप समझ जाओगे जूरिस्ट के ओपिनियंस। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक, पहला ये चीज है कि इन लोगों का ये मानना है कि जो नेचुरल लॉ है उसका जो सोर्स है वो भगवान है। नेचुरल लॉ के दो पिलर्स हैं, एक जस्टिस है और दूसरा मोरालिटी है। और नेचुरल लॉ के बेसिस की बात करें कि मतलब कहाँ पे इसका बेसिस है, किस बेसिस पे होता है नेचुरल लॉ, तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि हर ह्यूमन के अंदर एक रीजनिंग होती है और कॉमन सेंस होता है, तो उसी से नेचुरल लॉ आता है। ये जो नेचुरल लॉ रहता है कॉमन रहता है। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ पे रह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहेगा। जो नेचुरल लॉ रहता है ना वो मतलब अपना एविडेंस, मतलब वो सही है, वो खुद से ही अपनी चीजों को प्रूव करते हैं। मतलब समझ रहे हो, सेल्फ सस्टेन सिस्टम है, जो वो कर रहा है उस चीज को प्रूव भी कर रहा है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। नेचुरल लॉ इस टाइप का लॉ होता है। ये ऐसा लॉ है ना मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता, ये हमेशा वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं कि टाइम बदल गया तो इनवैलिड हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा ही वैलिड रहेगा और कभी बदला ही नहीं जा सकता। नेचुरल लॉ के हिसाब से मतलब जो स्कूल के जो जूरिस्ट है उनके हिसाब से अनजस्ट लॉ तो कोई लॉ है ही नहीं। उसका देखो कोई भी चीज पढ़ने के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है ए प्रायरी मेथड और एक होता है ए पोस्चरारी मेथड। जो ए प्रायरी मेथड होता है ना उसमें क्या होता है कि हमें किसी तरीके के एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो उसी पे हमारा नेचुरल लॉ स्कूल बेस्ड है। ये हमें मतलब ये जो नॉलेज होती है ना हमें किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहती, ये इंडिपेंडेंटली हमें मिलता है। जैसे नेचुरल लॉ स्कूल वाले मानते हैं कि हमारे अंदर एक रीजनिंग होती है, हमारे अंदर इनहेरेंट वैल्यूज रहते हैं, है ना। तो ये डिपेंड नहीं करता कि मैं कहाँ मिंगल कर रही हूँ, मैं कौन सा रिलीजियन को बिलोंग कर रही हूँ, मैं कौन से स्टेट में रह रही हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो रहेगा ही एज इट इज, है ना। तो ये होता है ए प्रायरी मेथड। लेकिन जो ए पोस्चरारी मेथड रहता है वो क्या रहता है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहता है। ठीक है, मतलब उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उस पर वो डिपेंडेंट रहता है। अगर वो जो स्टडी रहती है उस स्टडी का रिजल्ट जो रहता है डिपेंडेंट रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहेगा कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ, है ना, क्या मेरा रिलीजन है, क्या मेरा कल्चर है। लेकिन नेचुरल लॉ स्कूल वालों के हिसाब से जो लॉ है, जो नेचुरल लॉ है वो जो है वो ए प्रायरी अप्रोच में मानता है। मतलब वो हर चीज से इंडिपेंडेंट है, कुछ भी चीज हो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो मैं आपको पहले ये समझाना चाहती थी तो ही अब आपको आगे समझ आ पाएगा, है ना, ये समझना बहुत जरूरी था। तो समझ गए ना, नेचुरल लॉ स्कूल का क्रक्स समझ आ गया ना कि मतलब ये जो नेचुरल लॉ है वो भगवान से है, हम सबके अंदर एक रीजनिंग है, हम सबके अंदर एक समझ है क्या सही क्या गलत है, वही जो है नेचुरल लॉ है। सॉवरीन वॉवरीन कुछ नहीं होता है इन लोगों के हिसाब से। अब हमने क्या किया, नेचुरल लॉ स्कूल को पढ़ने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड बांटे हैं और उस टाइम पीरियड के हम लोग जूरिस्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंशियंट पीरियड, तो उसमें सबसे पहले सोक्रेटिस है। सोक्रेटिस अपना खुद का कुछ नहीं लिखा था, है ना, उनके जो बाद में जो फॉलोअर्स थे मतलब उनके जो स्टूडेंट प्लेटो थे उन्होंने लिखा था। प्लेटो के स्टूडेंट अरिस्टोटल थे। तो सोक्रेटिस ने ये बोला कि हर एक ह्यूमन के पास एक इंसाइट होता है, मतलब वर्च्यू होता है, जिससे उसे सही और गलत के बारे में पता चलता है।
है ना। तो यही होता है नेचुरल लॉ। फिर सोक्रेटिस का मानना था कि वही लॉ को हम लोग प्रॉपर कहेंगे जिसके पीछे मतलब रीजनिंग है ना, मतलब जो अनजस्ट नहीं है, उन्हीं लॉ को प्रॉपर कहा जाएगा। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला और हम मान लेंगे, नहीं, उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए। जो हमारा इंसाइट है वो उसे गुड कहे, अच्छा कहे। अब देखो ये जो पूरा मतलब आप जो प्रेजेंटेशन देख रहे हो ना, जो भी चीज़ें डबल इन्वर्टेड कॉमास में दिखे आपको, प्लीज़ उसे रीड कर लेना, है ना। मन करे तो नोट डाउन भी कर लेना। और इसका अगर आपको वो चाहिए कंटेंट तो मुझसे मांग लेना, मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। और उसके बाद प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने ये कहा कि भगवान ने हर एक ह्यूमन को ना एक सेंस ऑफ जस्टिस दिया है और इथिक्स दिया है। उससे क्या होता है कि वो अपना भला सोच पाता है, ठीक है। वो तरीके सोच पाता है कि खुद को कैसे प्रिजर्व करे, यूनियंस बना पाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो यही जो सेंस ऑफ जस्टिस होता है ना और जो इथिक्स होता है, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड स्केल बनाते हैं और मैन मेड लॉ को जज करते हैं। मतलब जो लॉ सॉवरीन बनाएगा कंट्री का, उसको हम कैसे जज करते हैं, जो हमारे अंदर सेंस ऑफ जस्टिस और इथिक्स है, जो कि गॉड के थ्रू मिला है। फिर प्लेटो ने एक और बात कही कि जो जस्टिस एक ऐसी चीज है ना जो कि कुछ ही लोगों को रिवील हुई है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जजेस को रिवील हुई है, और वो कुछ लोग क्या करते हैं, इन रिटर्न सबको शो करते हैं। जैसे पहले के जमाने में जजेस ऐसे बोलते थे ना कि जो भगवान है वो जज में आके बैठता है, पंच में परमेश्वर आके बैठते हैं, ऐसा माना जाता था ना। ऐसा कोई कहावत है, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन कुछ ऐसा था, है ना। तो यहाँ पे वही है कि जो जज होगा, है ना, उसके पास क्या कहते हैं कि उसको रिवील होता है कि क्या सही है, और वो इन रिटर्न सबको रिवील करता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। फिर प्लेटो ने एक और बात कही कि अगर आइडियल स्टेट की बात करें ना, तो उसमें हर एक इंडिविजुअल को वो काम दिया गया है जो कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसे बेस्ट फिट कर रहा हो। जैसे पहले के जमाने में क्या था, ऐसे क्लासेस बटी हुई थी, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, है ना, क्षत्रिय। क्यों बटी थी? इस वजह से बटी थी क्योंकि इन लोगों के काम अलग अलग होते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, लोगों ने इसे मतलब अनटचेबिलिटी, इसे कास्ट सिस्टम ये सब बना दिया, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं था। एक्चुअल में काम के हिसाब से डिवीजन था, और तब लोग खुश भी थे। बाद में जब कोई कुछ भी करने लग गया, है ना, सब ने कोई कुछ भी कर रहा है, कोई अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा है, तो सब कहीं ना कहीं अपने काम से अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं। कितनी अच्छी बात बोली प्लेटो ने। उनका सबसे फेमस काम रिपब्लिक करके एक है ना। अब एरिस्टोटल ने क्या बोला, एरिस्टोटल ने ये बताया, उन्होंने ना ह्यूमन को मैन से मतलब जो मैन है उसे नेचर से जोड़ने की कोशिश करी। तो ये कहा कि जो ह्यूमन है ना वो नेचर से दो हिस्सों से जुड़ा होता है। पहला, एक तो वो भगवान का क्रिएशन है, दूसरा उसके पास एक इंसाइट है और एक रीजन है जिससे कि वो बता सकता है कि व्हाट ही वांट्स, मतलब उससे अपना विल फॉर्म कर सकता है, क्या उसकी चाह है वो ये बता सकता है उस रीजनिंग से, उस इंसाइट से। उसे ही हम लोग नेचुरल जस्टिस कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब थोड़ी बातें कैसी हो रही हैं, है ना, एंशियंट टाइम है, समझ आ रहा होगा। तो इसमें ये बोला गया कि जो भी पॉजिटिव लॉ बना, एरिस्टोटल ने कहा कि जो भी पॉजिटिव लॉ बनाया जा रहा है उस पॉजिटिव लॉ के अंदर कि नेचुरल लॉ को डालना चाहिए, ठीक है, नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये बात एरिस्टोटल ने कही। फिर जीनो के बारे में पढ़ते हैं। इन लोगों ने स्टोइक का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। स्टोइक जो है वो नेचुरल लॉ का ही पार्ट है, नेचुरल लॉ का ही ब्रांच है। स्टोइसिज्म किस चीज में मानते हैं, इन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रोम में। इनफैक्ट वहां पे जो लॉज का डिवीजन था ना, स्टोइसिज्म से ही इंस्पायर्ड था। वहां पे लॉज को 3 हिस्सों में बांटा गया था, ठीक है। वो 3 हिस्से थे, जस सिविले, जस जेंटियम और जस नेचुरले। जस सिविले मतलब सिविल लॉज जो कि सिर्फ और सिर्फ रोमन सिटीजन्स पे लगते थे। जस्ट जेंटियम मतलब वो लॉज जो कि फॉरेन सिटीजन्स पे लगते थे, ठीक है। और अगला था हमारे पास जस्ट नेचुरली मतलब नेचुरल लॉज। ये जो जस्ट जेंटियम और जस्ट सिविल है ना, बाद में एक ही हो गए थे जब ये सिटीजनशिप थी, रोमन सिटीजनशिप सबके पास चली गई थी, सिर्फ कुछ क्लास ऑफ पीपल को छोड़ के। तो बेसिकली ये 3 तरीके के लॉ थे। अभी जो जस्ट जेंटियम है, सोचो पहला फॉर्म है इंटरनेशनल लॉ का। इन्होंने बोला कि वो लॉ जो कि रोम के सिटीजन्स पे नहीं लगेगा, मतलब फॉरेन सिटीजन्स पे लगेगा। तो स्टोइसिज्म वाले जो लोग थे, उन्होंने नेचुरल लॉ की जो बातें थी उसे सिर्फ थियोरिटिकली नहीं रखा, उसे बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने का कोशिश किया। लेकिन रॉस्को पाउंड का अपना कुछ कहना था। उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस चीजें हैं, है ना, और जो ये बातें बोली गई हैं किसी मतलब लॉयर ने, जूरिस्ट ने नहीं बोली है, ये सारी बातें थिंकर्स, फिलोसोफर्स और ओरेटर्स की हैं, ठीक है। देखो ऐसा हो सकता है कंटेंट ज्यादा लिखा हो,
क्योंकि मैंने चाहा कि जो प्रेजेंटेशन है एकदम एग्जॉस्टिव हो, कहीं इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। अब वीडी महाजन की किताब लेके बैठोगे, सर पकड़ के रोने लग जाओगे पहली बार बैठोगे लेके कि अरे बाप रे क्या है ना। तो इस वजह से मैंने इसे थोड़ा एग्जॉस्टिव बनाने की कोशिश करी है। तो एक किताब से नहीं लिखा है, अलग अलग जगह से लिखा है, तो आप इसे रेफर कर सकते हो, कहीं से कॉपीड नहीं है ये। वी वर्क फॉर यू, यू टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। ऐसे ही मत जाने दिया करो चीज़ों को। फिर अगला सिजेरो ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा ना कि जितने भी क्रिएशन है उसमें सबसे हायर फुटिंग पे ना ह्यूमन है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास सोचने समझने की क्षमता है। बोलते हैं ना कि यू आर नॉट एन एनिमल। जब इंसान कुछ सोचता नहीं है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि जानवर, तुम तो जानवर से भी बदतर हो, ऐसा डायलॉग होता है ना। तो यहाँ पे ये बात कही थी सिजेरो ने कि हम सबसे ह्यूमंस जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि उनके पास रीजनिंग है ना, वो इनोवेशन कर सकते हैं। फिर ये बोला गया कि जो लॉ है वो बेसिकली हमें बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वॉट आउट टू बी डन एंड फॉरबिड्स द अपोजिट। ठीक है, तो ये था हमारा एंशियंट पीरियड। इतना कुछ था नहीं, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। लेकिन पढ़ लेना, आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और वरना एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। फिर आते हैं मिडिल एजेस पे। तो मिडिल एजेस वाले लोग का क्या मानना था। अब देखो थोड़ा सा ना, अब ईयर वगैरह ये सब सोचो कि कौन सा समय चल रहा है वहाँ पे, क्या सिचुएशन चल रही है ना, कंट्री में मतलब पॉलिटिक्स कैसी चल रही है। मतलब अब तो ऐसी सिचुएशन है ना कि हमारी हिस्ट्री क्या है वो भी पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी, ट्रस्ट में। अब इसका एविडेंस ना मैं आपको बाद में दूंगी, अभी नहीं दूंगी, वीडियो क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो उस समय की जो नेचुरल लॉ की थ्योरी थी ना, वो कैथोलिक फिलोसोफर्स और थियोलॉजियंस ने दिया। मतलब उस समय ना चर्च के बीच में, है ना, और जो स्टेट था, इन लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो जो चर्च था वो अपनी सुप्रीमेसी बनाना चाह रहा था, तो उन्होंने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए नेचुरल लॉ के ऊपर, जो उनके आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड थे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सेंट थॉमस एक्विनस है। अब देखो ये आगे पढ़ने से पहले दिमाग में इतना बिठा लो, चर्च और स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है। जो चर्च है वो अपने आप को सुप्रीम प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे करते हैं। तो इन्होंने ना दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए। एक बोला यूनिटी, ये बोला कि मतलब यूनिटी रहनी चाहिए लोगों के बीच में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, टसल चल रहा था। तो इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी सबसे पहले यूनिटी रहना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि लॉ की सुप्रीमेसी रहनी चाहिए, है ना। मतलब ये बोला कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कैसे, ये बोला कि जो कुछ लॉज ऐसे रहते हैं ना जो कि कभी नहीं बदले जा सकते, है ना, जैसे नेचुरल लॉ, तो हमेशा हमें उन लॉ को ऊपर रखना चाहिए, सुप्रीम रखना चाहिए उसे। उन्होंने ये बताया कि जो नेचुरल लॉ है ना वो कुछ नहीं है, जो हम अपने लॉज बनाते हैं ना उसी के अंदर हम उन लॉज को इम्बाइब करते हैं। मतलब मैंने अभी अपना कोई लॉ बना दिया, लेकिन मैं क्या करूंगी, जो कुछ एटर्नल लॉज होते हैं, जो डिवाइन लॉज रहते हैं, उसके अंदर मैं उसे डाल लूंगी, उन प्रिंसिपल्स को डाल लूंगी। बस यही होता है नेचुरल लॉ, और कुछ नहीं होता है। फिर ये बताया कि जो एकदम प्राइमरी परसेप्ट है, मतलब जो प्राइमरी काम है लॉ का, वो ये है कि जो गुड है उसे करना चाहिए और जो इविल है उसे अवॉइड करना चाहिए। फिर ये मीन्स और एंड के बीच में रिलेशन बताया, मतलब कोई चीज़ करने का क्या तरीका होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। फिर उन्होंने बताया कि जैसे जो ईविल चीज़ें हैं, है ना, उसे करना, मतलब जो चीज़ें मॉरली रॉन्ग है उसे मना इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि गॉड ने मना किया है, बल्कि गॉड ने, भगवान ने उसे इस वजह से मना किया क्योंकि वो गलत है। तो ऐसे ही कुछ बातें करी हैं, है ना। अब आप सोच रहे हो मैं ऐसा ज्ञान पेल रही हूँ, मैं ये ज्ञान नहीं पेल रही, जो उन्होंने लिखा है मैं वही बता रही हूँ, मेरी गलती नहीं है। अब आप पास्ट में जा सकते हो तो जाके देखो। अब देखो देखो कितने, मतलब कैसे इन लोगों ने क्या क्या किया। अब देखो इन्होंने ये बताया कि जो लॉ है ना वो 4 तरीके के, लॉ ऑफ गॉड, है ना, वो तो भगवान ही देते हैं, वो तो डिवाइन चीज़ है ना, तो उससे तो हम वो हमारे समझ में नहीं है। दूसरा नेचुरल लॉ जो कि हमारे अंदर एक रीजनिंग है, हमारे अंदर एक इंसाइट है, वर्च्यू, उससे हमें पता चलता है, ठीक है चलो। तीसरा है डिवाइन लॉ वो हो गया जो कि स्क्रिप्चर्स के थ्रू आता है, मतलब जो हमारे पास स्क्रिप्चर्स है ना उसके थ्रू आता है। उसके बाद अगला ह्यूमन लॉज, जो कि ह्यूमन खुद बनाते हैं अपने रिलेशंस को गवर्न करने के लिए। तो ये बताया कि जो ह्यूमन लॉज है ना वो डिवाइन लॉ के कॉन्सोनेंस में होने चाहिए, मतलब डिवाइन लॉज के जो स्क्रिप्चर्स में जो हमारे प्रिंसिपल्स लिखे गए ना उसके हिसाब से होने चाहिए, है ना। तो अब इन्होंने, मतलब स्क्रिप्चर्स के हिसाब से होने चाहिए, तो इन्होंने ये बात समझाने की कोशिश करी कि ये जो स्क्रिप्चर्स है वो समझाने वाली जो अथॉरिटी वो चर्च है। तो मतलब जो ह्यूमन लॉज बनेंगे,
है ना, वो सही है या नहीं है, या ह्यूमन लॉज कैसे बनने चाहिए, उसे डिसाइड करने वाली अथॉरिटी कौन होगी? चर्च, क्योंकि स्क्रिप्चर से बेस्ड है। और स्क्रिप्चर्स किसे पता है? चर्च को पता है। तो देखा, मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया था लड़ाई चल रही थी स्टेट और चर्च के बीच में, तो देखो चर्च की सुप्रीमेसी प्रूफ करी। समझ आ रहा है? ये जो डिवीजन था ना, इसे काफी अप्रेजल भी मिला कि मतलब इसके अंदर कितनी सारी चीजें इंक्लूड कर दी। तो साफ साफ दिखा कि एक्विनस जो है उन्होंने चर्च की अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। फिर हम दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूगो ग्रोशियस। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने थ्योरी ऑफ फंक्शनल नेचुरल लॉ दिया। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आए तो प्लीज इसे लिख लेना, है ना, थ्योरी ऑफ फंक्शनल नेचुरल लॉ। फिर ये बताया इन्होंने कि नेचुरल लॉ जो है वो मतलब उसे कभी बदला ही नहीं जा सकता। ये बोला कि उसे भगवान खुद नहीं बदल सकते, नेचुरल लॉ ऐसा है। मतलब ऐसे बोलते ना, विधि का विधान, उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, है ना। तो यही बात बोली है ग्रोशियस ने, ह्यूगो ग्रोशियस ने। फिर ये बोला इसी के बेसिस पे ह्यूगो ग्रोशियस ने अपना इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल दिया। पैक्टा सन्ट सर्वेंडा सुना है ना, इन्होंने ही दिया है। पैक्टा सन्ट सर्वेंडा क्या कहता है कि मतलब कोई भी ट्रीटीज वगैरह अगर स्टेट्स आपस में साइन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो उसे फॉलो करें, उन पे बाइंडिंग होता है। तो ये है पैक्टा सन्ट सर्वेंडा। फिर ग्रोशियस ने ये बताया कि जो नेचुरल लॉ है ना, वो मैन के नेचर पे बेस्ड है, और उसके एक अंदर की जो ये फीलिंग है ना, अंदर की जो इच्छा है कि मुझे सोसाइटी में रहना है, उसकी वजह से नेचुरल लॉ है। तो ग्रोशियस ने बहुत अच्छे से रिलेशन को डिस्क्राइब किया। कहा कि जो ह्यूमन नेचर है ना, वो ग्रैंड मदर है, नेचुरल लॉ जो है वो पेरेंट है, और पॉजिटिव लॉ चाइल्ड है। तो कोई पूछे ना ये किसने किया है, मतलब ये क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो ह्यूगो ग्रोशियस। ठीक है, तो हमारे दो पीरियड्स हो गए, एंशिएंट पीरियड और मिडिएवल पीरियड। अब हम लोग रेनेसॉ पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट आया था। तो अगर मैं आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब एक ऊपर से आइडिया दूं, ये कैसा है, देखो हम अलग अलग पर्सनैलिटीज को पढ़ेंगे तो उनके ओपिनियन से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से बताऊं तो देखो ऐसा है कि जो हर जूरिस्ट है ना, मतलब जो हर पर्सनैलिटीज हैं, उनका क्या है, उनका ये मानना है, सबने अपनी तरफ से समझाया कि स्टेट किस पोजीशन में है। अब देखो, कईयों का ये कहना था कि जो स्टेट है वो हैप्पी पोजीशन पे है, वहाँ पे लोग खुश हैं। कईयों का ये कहना है कि लोग डरे हुए हैं, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। बस सबने अपने हिसाब से स्टेट की पोजीशन को समझाया। वही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर, है ना। अब सबने कैसा समझाया वो अलग अलग था। क्यों अलग अलग था? क्योंकि सब अलग अलग टाइम से थे। मान लो कोई वॉर के टाइम में है, ठीक है, मान लो सपोज मैं वॉर के टाइम में, मुझसे कोई बोले कि स्टेट की क्या सिचुएशन है, मैं बोलूँगी यहाँ पे सब डरे हुए हैं, सबको प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। और मान लो अभी वॉर नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, कंट्री एकदम डेवलप्ड है, तो मैं क्या कहूँगी कि जो स्टेट है वो हैप्पी पोजीशन पे है, वी नीड लिबर्टी, है ना। तो स्टेट इज फुल ऑफ लिबर्टी। तो ऐसे करके हर जूरिस्ट अलग अलग टाइम पे थे, तो अलग अलग टाइम पे स्टेट की अलग अलग सिचुएशन थी, तो उस हिसाब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आया। ठीक है, अभी आपको और समझ आएगा। समझ आ रहा है ना? देखो नहीं आया तो दोबारा से प्ले करो और पूछो, लेकिन समझना है, सब मेहनत आप ही के लिए है। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। देखो अब ये जो रेनेसॉ पीरियड वाला टाइम है ना, इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा मान लो कि क्या हो रहा था कि ये जो स्पिरिचुअलिटी नेचुरल लॉ वाला कंसेप्ट था वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था। तो थॉमस हॉब्स के क्या व्यूज़ थे? देखो इनका ये कहना था, हॉब्स का ये कहना था, हॉब्स ना, अब मैं आपको बताती हूँ, वो उस समय में इंग्लैंड में थे जिस समय सिविल वॉर चल रहा था। ठीक है, मतलब अब उन्हें जिस समय सिविल वॉर चल रहा होगा तो इस वजह से उस समय में ऐसा लग रहा था स्टेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर स्टेट के पास पावर रहता, अगर स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी रहती तो सिविल वॉर होता ही नहीं और लोग इतनी परेशानी में आते ही नहीं। तो इस वजह से जो उनका माइंडसेट था, उनकी जो साइकोलॉजी थी, वो इस चीज़ के टूवर्ड्स इंक्लाइंड थी कि जो स्टेट है उधर एक अथॉरिटी रहनी चाहिए, सारी पावर सॉवरीन के पास रहना चाहिए। मतलब नेचुरल लॉ को तो कुछ समझा ही नहीं, है ना, ये बोला ये सब बकवास चीज़ है, एकदम तुरंत रिजेक्ट कर दिया। बताया कि मतलब लोग एक ऐसे सिचुएशन में है ना, मतलब वॉर पे है, यहाँ पे हर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ वॉर पे है। बोला चर्च की कोई अथॉरिटी नहीं है, भगवान वगैरह में इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इन्होंने कहा कि सारी पावर जो है वो एक यूटिलिटेरियन सेकुलर सॉवरीन के पास होनी चाहिए, जो कि लोगों का भला सोचे। ठीक है, लोग नहीं कर पाएंगे, वो एक सॉवरीन होगा जो कि यूटिलिटेरियन सेकुलर सॉवरीन होगा, वही लोगों का भला कर पाएगा। मतलब हॉब्स ने बताया कि स्टेट ऑफ नेचर ऐसा था कि मतलब सब डर में थे, सब सेल्फिश हैं, है ना, पुअर एकदम कंडीशन है, मतलब सॉलिटरी कंडीशन है, मतलब जितना बेकार बोलो उतना बेकार स्टेट को समझा है। क्यों? क्योंकि सिविल वॉर के टाइम पे थे।
तो ये बताया कि इस सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे उन्होंने अपने सारे राइट्स जो है किसको सरेंडर कर दिए, सॉवरिन को सरेंडर कर दिया। मतलब जो भी अपने राइट है ना सब सॉवरिन को दे दिया कि जो सॉवरिन है वो इनके लाइफ को प्रोटेक्ट करे, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इनकी लाइफ को, इनकी प्रॉपर्टी को, एवरीथिंग। तो इनका फेमस वर्क था डी सिवे और द लेवियथान। फिर जॉन लॉक की बात करते हैं। मतलब जो हॉब्स थे ना उसका अपोजिट जो है वो लॉक है, ठीक है। अब जॉन लॉक ने क्या कहा, उनका ये मानना है ना कि सारी पावर्स जो है ना सॉवरिन के पास नहीं है, बस कुछ लिमिटेड पावर ही है। जो लॉक थे ना वो इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा फेवर करते थे, लिबर्टी को फेवर करते थे, ठीक है। मतलब लोगों को प्रायोरिटी देते थे, सॉवरिन को नहीं, ठीक है। उन्होंने बस इतना समझाया कि जो लोग हैं उन्होंने अपने सारे राइट सरेंडर नहीं किए हैं, उन्होंने बस अपने लाइफ को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, कुछ मतलब बेसिक राइट्स है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बस हमने कुछ राइट्स को सरेंडर किया है, जिससे कि स्टेट उनके कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, डेट्स इट। वरना सारे राइट्स नहीं सरेंडर किए। अभी भी जो सारे राइट्स है वो इंडिविजुअल के ही पास है। और इनके हिसाब से जो स्टेट है, देखो इन्होंने स्टेट को कितना अच्छा डिस्क्राइब किया कि पीस की सिचुएशन है, गुडविल में है ना, ऐसे करके स्टेट को समझाया। बस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। तो अगर हॉब्स अब्सोल्यूटिज्म में मानते थे और जो लॉक थे वो किस में मानते थे, इंडिविजुअलिज्म में, इनअलाइनेबल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। तो जो हॉब्स थे वो अब्सोल्यूटिज्म में मानते थे और मतलब सारी पावर सॉवरिन के पास, और लॉक मानते थे लिबर्टी में, इंडिविजुअल की लिबर्टी। अब रोसो की बात करते हैं। इन्होंने दिया था जनरल विल थ्योरी, ठीक है। जनरल विल थ्योरी क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हमारे राइट्स है ना, हम किसी एक सॉवरिन को या किसी को नहीं सरेंडर कर रहे, हम अपने राइट्स कम्युनिटी को सरेंडर कर रहे हैं। मतलब इनका ये मानना था कि जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं तो सबका जो विल है कहीं ना कहीं सबका विल सेम ही है ना, सबके विल सेम ही होंगे। तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, अपने राइट्स कम्युनिटी को सरेंडर करने चाहिए, है ना, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि कम्युनिटी एट लार्ज को सरेंडर करेंगे। और इसमें अगर किसी इंसान का व्यू अलग हो रहा है, मतलब वो कम्युनिटी का सोच नहीं रहा, वो सेल्फिश है ना, तो उसका व्यू आना ही नहीं चाहिए। तो मतलब रोसो का ये कहना था कि अगर हम अपने राइट्स कम्युनिटी को सरेंडर करेंगे तो मतलब हम उन लोगों के लिए अपने राइट्स सरेंडर कर रहे हैं जिनसे हमारे विल मैच कर रहा है। मतलब जो मैं चाहती हूँ सामने वाले भी वही चाहते हैं, हम उन्हीं लोगों को अपने राइट सरेंडर कर रहे हैं। तो ये राइट सरेंडर करके भी हम अपने विल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो हम चाहते हैं वो हो रहा है। और जिनके व्यूज इससे अलग है, मतलब वो लोग सेल्फिश है, वो लोग सही नहीं है सोसाइटी के लिए। समझ रहे हो, मतलब इन्होंने किसको प्रायोरिटी दिया, इन्होंने सोसाइटी को प्रायोरिटी दिया, है ना, कि जो है सोसाइटी, सॉलिडेरिटी वाला कंसेप्ट, मतलब एकदम भाईचारे वाला कंसेप्ट। समझ आ रहा है ना, पढ़ लो, बोल रही हूँ, सो मत जाना सुनते सुनते। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हॉब्स किस में मानते थे, अब्सोल्यूटिज्म, कि जो सारे के सारे पावर किसके पास है, सॉवरिन। लॉक मानते थे इंडिविजुअलिज्म में, लिबर्टी पे। रोसो किस में मानते थे, पॉपुलर सॉवरेनिटी, मतलब जो सॉवरिन है वो कौन है, पूरी कम्युनिटी ही सॉवरिन है, कोई एक इंडिविजुअल सॉवरिन नहीं है। सबकी बातें सुनने में कितनी बढ़िया रोसो की बात सुनने में कितनी जबरदस्त लग रही होगी। अब देखो, जैसे ही मतलब ये 18th सेंचुरी आया तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो सर्वाइव कर ही नहीं पाई, है ना। उसके बाद मतलब ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी है उस मतलब वो जाने लग गया धीरे धीरे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में तो कम हो ही गया था, और कम हो गया क्योंकि इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा बढ़ गया था। सब अपने आप को लेके ज़्यादा सेंट्रिक हो गए थे, सेल्फ सेंट्रिक हो चुके थे। फिर नेचुरल साइंस बढ़ गया था, जहाँ साइंस आता है वहाँ तो ऐसा लगता है सब मतलब हर चीज़ ही फेल साइंस के सामने, है ना। तो साइंस ग्रो कर रहा था, तो सीधी सी बात है एम्पिरिकल मेथड पे लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। और जो समय की प्रॉब्लम्स थी उसके लिए सल्यूशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी, तो सल्यूशन में कुछ इसी तरीके का चाहिए था जो कि अब नेचुरल लॉ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि नेचुरल लॉ का मर्डर 18th सेंचुरी मॉन्टेस्क्यू और डेविड ह्यूमे ने किया था। और भी बहुत सारे लोग थे जैसे कि बेंथम, ऑस्टिन, है ना। बेंथम ने कहा था नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, ऐसे ऐसे करके सबने कहा था। ये मैंने और वीडियोस में पढ़ा है, इस वजह से मैंने इन लोग को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपना कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट्स निकाला, इससे उन्होंने बहुत ज़्यादा नेचुरल लॉ को अंडरमाइन किया। फिर ये तो मैं ऐसे ही आपको शॉर्ट में बता रही हूँ जिससे कि आपका एक लिंक बना रहा है, आप समझ पाओ पूरा नेचुरल लॉ स्कूल को। अब डेविड ह्यूमे ने एक बात कही कि ये जो पूरा का पूरा नेचुरल लॉ है ना
वो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ कन्फ्यूजन। बोला कि अगर कोई चीज़ इतनी ही मतलब ठोस है, इतनी ही मजबूत चीज़ है, तो इतने सारे इंटरप्रिटेशन क्यों आए, फिर पॉजिटिव लॉ क्यों आया, इतने सारे बाद में लॉ क्यों आया। अगर वो चीज़ सफिशिएंट थी, जैसे हमारे आयुर्वेदा पे क्वेश्चन उठाया जाता है ना कि जब आयुर्वेदा इतना सफिशिएंट था तो मेडिकल साइंस क्यों आया, तो सेम ऐसा ही नेचुरल लॉ के साथ हुआ। लेकिन फिर से नेचुरल लॉ रिवाइव होने लग गया, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं अभी के कल्चर में मेडिकल साइंस तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को भी दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। अब जैसे ही 19th सेंचुरी का एंड हो रहा था, तो उस समय ये समझ आया कि ए प्रायरी अप्रोच जो है एकदम से ही बेकार नहीं है ना। ये बोला कि उस समय देखो वर्ल्ड वॉर वगैरह हो गया था, तो ये बोला, और जो साइंस था वो भी खुद पे बहुत ज़्यादा डाउटफुल होने लग गया। तो उस समय समझ आया कि लॉज तो ठीक है, लेकिन वो जो लॉज है ना, मेरे को एक ठोस प्रिंसिपल्स चाहिए जिन पे वो लॉज बेस्ड हो। वो नेचुरल लॉ के अलावा उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से करके जो है हमारा नेचुरल लॉ दोबारा से रिवाइव होने लग गया। तो इसमें कौन कौन से जूरिस्ट थे, तो बस अब थोड़ा सा और रह गया ना, थोड़ा सा और बियर करो, हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले स्टेमलर की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टेमलर ने ये बताया कि जो नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट का एक्सपोनेंट उन्हें कहा जाता है। ये एमसीक्यूज में पूछा गया कई बार, मैंने तो बहुत बार क्वेश्चन देखा है। नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट जहाँ है मतलब स्टेमलर। और उसके बाद स्टेमलर ने ना बताया कि ये जो हमारा लॉ है, मतलब जो लीगल साइंस है, दो तरीके का है। एक है टेक्निकल लीगल साइंस और एक है थ्योरेटिकल लीगल साइंस। टेक्निकल लीगल साइंस में क्या होता है, जो हमारे लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो बताया गया, ठीक है, जो भी हमारा लॉ है उसे बता दिया गया। अब थ्योरेटिकल लीगल साइंस है, वो बताता है प्रिंसिपल्स, मतलब ये जो लॉ है वो किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, वो कहाँ से पता चलता है, हमारे थ्योरेटिकल लीगल साइंस से। फिर स्टेमलर ने बहुत अच्छी लॉ की डेफिनेशन दी। लॉ के डेफिनेशन में ये वाला एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है कि स्पीशीज ऑफ ए विल, अदर्स रिगार्डिंग, सेल्फ अथॉरिटेटिव एंड इनवायलेबल। इसका बहुत बड़ा मतलब है, इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इतना इसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है ना। बस ये ध्यान रखना कि ये किसने कहा था, स्टेमलर ने कहा था। फिर उसके बाद ये बताया कि जो लेजिस्लेचर है उसे अपने माइंड में 2 प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पेक्ट और 2 प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन का ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट का क्या है कि मतलब किसी इंसान की विल ना दूसरे के आर्बिट्ररी विल पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। मेरी क्या मर्जी है ना, वो किसी का जो मर्जी आए वो बोल दे, उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई लीडर है ना, वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो कुछ भी बोले वो मेरा विल नहीं मान लेना चाहिए। तो एक तो ये हो गया 2 प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पेक्ट। दूसरा 2 प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब कम्युनिटी में से लोगों को एक्सक्लूड ना करना, उन्हें भी इंक्लूडेड रखना, ठीक है। स्टेमलर ने बोला था। देखो जितना रिक्वायर्ड है ना मैं उतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं उससे ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इतना डीप डाइव मत करना, ऑलरेडी बहुत डीप है ना, ये बहुत एग्जॉस्टिव है। मैं बोल रही हूँ नेचुरल लॉ स्कूल के लिए ना बहुत सफिशियंट है। तो अगला है जॉन रोल्स। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बारे में समझाया कि प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस क्या होते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इन्होंने ये बताया कि एक हाइपोथेटिकल ओरिजिनल पोजीशन में एक हाइपोथेटिकल रेशनल पर्सन किस चीज को चूज करेगा। अब मैं हाइपोथेटिकल वर्ड यूज कर रही हूँ। हाइपोथेटिकल मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन, मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें जैसे अज्यूम रहती है, जैसे कुछ साइकोलॉजी, जैसे कि एक बच्चे के सामने है, हमने एक सपोज एक वेजिटेबल रखा है और चॉकलेट रखा है, तो बच्चा चॉकलेट चूज करेगा। तो ऐसे ही करके कुछ चीजें फिक्स रहती है, मैं बेकार अच्छा नहीं कह रही, लेकिन कुछ चीजें अज्यूम्ड रहती हैं। तो उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक हाइपोथेटिकल इंडिविजुअल क्या चूज करेगा, इतना डीप जाने वाली बात नहीं है, पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समझाया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि वो बताया हमें प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस समझाया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ये है कि हर पर्सन के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, है ना, लिबर्टी वाली बात। सेकंड प्रिंसिपल ये बताया कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी रहनी चाहिए, मतलब सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हटा देना चाहिए, जिससे कि जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में, मतलब जो सबसे ज़्यादा गड्ढे में, उनका भी फायदा हो, है ना। और फिर क्या कहते हैं कि सबको मतलब इक्वालिटी देना, सबको अपॉर्चुनिटी देना, है ना, ऐसी कंडीशन क्रिएट करना कि सबके पास अपॉर्चुनिटी आए। फिर उसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी भी दिया, ये पूछा जाता है। प्रायोरिटी, प्रिंसिपल प्रायोरिटी मतलब इन्होंने मतलब कुछ सिचुएशंस बताई, मतलब 2 सिचुएशन बताए, इनमें से एक चूज करना होगा तो क्या चूज करना है। तो इन्होंने बोला कि अगर लिबर्टी और नीड, तो लिबर्टी चुना जाएगा,
और अगर नीड और यूटिलिटी में से नीड चुना जाएगा और लिबर्टी एंड यूटिलिटी में से लिबर्टी चुना जाएगा। तो मतलब ये कहा ना कि अगर हमारे कुछ बेसिक वांट्स सेटिस्फाई हो जाए ना, मतलब जैसे हम सबके कुछ बेसिक वांट्स होते हैं, तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बाद हमें प्रायोरिटी लिबर्टी को देनी चाहिए। ठीक है, मतलब पहले बेसिक नीड्स जो सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद हम लिबर्टी को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं लॉरेल फुलर ने क्या कहा। इन्होंने कहा बस अब हो गया, ये लास्ट जूरिस्ट है, ठीक है, फिर आपकी छुट्टी मुझसे तो हो जाएगी, जूरिस्प्रूडेंस से मुश्किल है छुट्टी। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करी, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, इंटरनल मोरालिटी। इन्होंने बोला कि जो लॉ है उसे किसके साथ कंप्लाई करना चाहिए, इंटरनल मोरालिटी। अब इंटरनल मोरालिटी क्या है, मतलब ये जो इनर मोरालिटी की जो बात कर रहे हैं क्या है, कैसे पता चलेगा इनर मोरालिटी क्या है ना। तो उसके लिए इन्होंने मतलब 8 वर्च्यूज बताए, उसके हिसाब से हमें इनर मोरालिटी पता चलेगा कि जो लॉ है वो जनरल होना चाहिए, है ना। उसके बाद मतलब ऐसे करके सब चीज़ें बताई। फिर ये बताया कि जो लॉ है उसका रेट्रोएक्टिव लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए, मतलब पास्ट से उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आपको जो सज़ा है या पनिशमेंट है उस टाइम, जिस टाइम आपने ऑफेंस किया होगा उस समय जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है उसी के हिसाब से आपको डील करें। ये नहीं कि आपने ऑफेंस कल को किया है और आज के लॉ के हिसाब से डील किया जा रहा है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स नहीं बनाना, है ना। और जो लॉ अनाउंस किए हैं और जो लॉ एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो रहा है उनमें रिलेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप इन्हें रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कुछ था नहीं इसमें। सो डेट्स इट फॉर नाउ। और देखो कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, पूछो, ठीक है। यहाँ पे देखो टेलीग्राम चैनल है, इंस्टा आईडी है, मतलब मेल है, रीच करना तो बहुत आसान है, कमेंट कर सकते हो। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वे ऑफ लॉ इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हरे कृष्णा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आज हम 11 बजे एग्जैक्टली आ रहे हैं लाइव अनअकैडमी पे ज्यूरिस्प्रूडेंस के ही डाउट्स को सॉल्व करने, और साथ ही आपको हम CUET से रिलेटेड हर डाउट का जवाब भी देंगे। तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस एट 11 AM एट अनअकैडमी। सी यू देयर।